मेरी तरफ यहाँ पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। मेरी आवाज लास्ट बेंच तक आनी चाहिए, ठीक है। आज पुणे से यहाँ पर मैं क्यों आई हूँ आप सबके लिए, और आपसे बातचीत हो इसलिए आई हूँ। ये एक जो आज कुछ कॉम्पिटिशन्स में विद्यार्थी जीते उनको पुरस्कार देने का एक बहाना था, लेकिन कोशिश ये रही है कि आप सबसे थोड़ी सी बातचीत इस विषय के संदर्भ में हो कि आप सभी जो अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थी हैं और आप क्या क्या करना चाहते हैं, भविष्य को लेकर अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, अपनी भाषाओं के बारे में क्या सोच रहे हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी है? 7वीं के विद्यार्थी है, 8वीं 9वीं और 10वीं के भी है। 10वीं के नहीं। आदर्श छात्र पुरस्कार अभी जो विद्यार्थियों को मिला है ना, किस आधार पर मिला, क्या क्या देखा गया उसमें कि आप कैसे रहते हैं, रहते मतलब कपड़े नहीं, आपका व्यवहार कैसा है, और परीक्षाओं में आपके कितने अंक मिले, कक्षाओं में आप क्या करते हैं, क्लास में आपकी इन्वॉल्वमेंट किस तरह की है। और आदर्श हम किसे कहते हैं कि जो सबसे अलग है। देखो, आप सबके टीचर्स, आपके जो अध्यापक है वो सबके लिए समान है ना। जादव सर पढ़ाएंगे, जमदाड़े सर पढ़ाएंगे, इंग्रेज सर यहाँ पर पढ़ाएंगे, सामने 25 विद्यार्थी होंगे, पर 25 में से एक ही कोई ऐसा विद्यार्थी होता है कि जो कुछ अध्यापक बता रहे हैं उसे बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करता है, उस पर कुछ सोचता है, समझता है और अमल में भी लाने की कोशिश होती है। सबके लिए पढ़ाया तो सब समान रूप से जाता है। अध्यापक क्या देखता है कि मेरे पास जो ज्ञान है, मेरा जो विचार है, अनुभव से जो मैंने पाया है, वो आप सबको मैं दे दूं, ठीक है। और आपसे क्या अपेक्षाएं होती है किसी भी अध्यापक को कि वो सारे विचार, ज्ञान आप अच्छी तरह से उनसे ले लें। अब 7वीं के विद्यार्थी हो चाहे 10वीं के हो, ये समय दोबारा आने वाला है नहीं। अगर आप फेल होते हैं तो दोबारा आ जाएगा, पर फेल होने के लिए कक्षा में आना है नहीं। फेल होने वाले विद्यार्थियों को क्या लगता है, कैसे महसूस होता होगा उनको कि मेरे साथ तो मेरे दोस्त पढ़ रहे थे और अब मैं अकेला पीछे रह गया, तो शर्म महसूस होती है। अब आगे कैसे बढ़ूंगा, अब पढ़ाई कैसे करूंगा, अध्यापकों की नजर में गिर जाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी हमें नहीं बनना है। तो जैसे ये आदर्श विद्यार्थी तो हमें दिखाई दिए कि अलग अलग प्रतियोगिताओं में पुरस्कार हासिल कर रहे हैं, अच्छे अंक हासिल कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से अपने व्यवहार से कहीं लोगों के सामने एक आदर्श रख रहे हैं। अब ये हमारी जो स्कूल है, ये हमारी जो पाठशाला है, आप शहर की किसी भी पाठशाला की साथ इसकी तुलना अगर करते हैं तो ये काफी छोटी लगी, लेकिन फिर भी मैंने ये एक बात आपको बताई कि जिस तरह के प्रोजेक्ट आपने अभी विज्ञान प्रदर्शनी में मुझे दिखाए कि वो शहर के बच्चों को भी पीछे छोड़ देने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो है थोड़ा सा अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है कि जो कुछ अभी आप कर रहे हैं, अभी आप पढ़ लिख रहे हैं, उससे एक चरण आगे और बढ़कर
और अच्छा क्या क्या करके दिखा सकते हैं। ये अब हमें सोचना है कि कोई प्रगति, कोई उन्नति मतलब क्या होती है, कि जो कुछ हमें अभी मालूम है उससे और 10% आगे बढ़ेंगे, 10% आगे बढ़ेंगे, उससे और एक कदम आगे बढ़ना है तो और 10% ज्ञान भी पाना होगा। आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट मैचेस देखी होंगी कि स्कूल में कम अंक आने के बावजूद भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम उन्होंने करके दिखाया। ये कैसे हो पाया? क्योंकि लगन से, मेहनत से और अपनी जितनी भी शक्ति है वो सारी शक्ति पूरी तरह से समर्पण का एक भाव रखते हुए अपने कार्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए दे दें। सचिन तेंदुलकर ने एक अपने इंटरव्यू में बताया था कि जिस समय उनके दोस्त कहीं घूमते हुए दिखाई देते थे, कहीं रास्ते पर खेलते हुए दिखाई देते थे, मजे करते थे, लेकिन उस समय वो ग्राउंड पर मेहनत करते थे सुबह 7 बजे। ये कहीं ना कहीं त्याग जो है अपने जीवन के लिए भी कहीं करना पड़ता है। ये त्याग जब आपके मन में कहीं उसकी भावना निर्माण हो जाएगी तब आपको लगेगा कि मुझे जो है अपना क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए मुझे और भी काम करना है। समझ आ रहा है? ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं, महिलाओं के कई उदाहरण हैं। अब हम छोटे से गांव से हैं लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि कल्पना चावला कहीं अंतराल में जा रही है और वहां पर अपना नाम कहीं रेखांकित कर रही है। हमारे भारत के बहुत से छात्र भी जो दुनिया को कुछ सिखा रहे हैं। AI के बारे में आपने अभी सुना होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब नई पीढ़ी को सबसे ज्यादा चुनौती इसकी होने वाली है। जैसे गूगल पर सब कुछ आप सर्च कर सकते हैं, कुछ भी लिखकर एक शब्द भी अगर आप टाइप करते हैं तो बहुत सारी जानकारी आपके सामने आ जाती है। अब उसके साथ AI भी आ गया। AI क्या कर रहा है? जानकारी तो दे ही रहा है, लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है किसी क्षेत्र के संदर्भ में, किसी विषय के संदर्भ में, ये भी बता रहा है। और गूगल पर जितनी जानकारी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर है वो सारी इकट्ठा करके वो तुरंत आपको सुना भी देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य का महत्व कम होगा, लेकिन अब भविष्य में जो नौकरियां तैयार होने वाली है, रोजगार के जो अवसर तैयार होने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। अब आपको सिर्फ अपनी परंपरागत सारे क्षेत्रों के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि ऐसे क्षेत्रों के संदर्भ में देखना होगा कि जहां पर आपको कहीं नौकरी का अवसर मिलेगा। कि जैसे हिंदी के संदर्भ में मैंने कहा कि 270 यूनिवर्सिटी दुनिया में है कि जहां पर हिंदी पढ़ाई जा रही है। आप चाइना में जाएंगे, वहां पर हिंदी पढ़ाई जा रही है। अमेरिका के स्कूल में भी हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो क्यों नहीं हमारे भारत के ऐसे होनहार छात्र ऐसा सपना देखें कि मैं भी कहीं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी भाषा पढ़ाऊं। समझ आ रहा है? तो अपनी सोच का दायरा अब बढ़ाना होगा। अपनी छोटे से गांव के बाहर भी क्या क्या हो रहा है ये हमें देखना होगा। दुनिया कहाँ कहाँ जा रही है, नए नए क्षेत्र कौन से खुल रहे हैं, ये भी देखना होगा। तभी जो है आप बहुत अच्छी तरह से, मजबूती से अपने कदम अपने अपने क्षेत्रों में रख पाएंगे। अब एक संगीत का एक विद्यार्थी यहाँ पर दिखाई दिया कि जो कहीं तबला बजा रहा था और उसने बताया कि उसने भीमसेन जी के कहीं छात्रों की संगत भी उन्होंने की है किसी कार्यक्रम में।
तो अपने इस छोटे से गांव में भी इस तरह की अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे आगे कैसे बढ़ाना है और कैसे कितना किन किन लोगों के मार्गदर्शन से आगे उसे बढ़ाना है, ये थोड़ा सा आप सोचना होगा। अब थोड़ी सी ये बात भी मुझे अच्छा लगेगा कि जानना या आपको बताना भी कि हर एक की आर्थिक स्थिति अभी यहाँ पर अलग अलग होगी। घर में अपने माता पिता उसके खेती बाड़ी देख रहे होंगे, किसी विद्यार्थी के माता पिता कहीं नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी प्रयत्न करना, ये भी अपने जीवन का एक हिस्सा है। अगर आपके माता पिता से पूछा जाए कि आपने जितने कष्ट उठाए वैसे ही कष्ट अगर आपके बच्चों को उठाने पड़े तो क्या लगेगा उनको? तो उन्हें पहले महसूस होगा कि ये जो कुछ मैंने सहा है वो मेरे बच्चे नहीं सहे, है ना। आपके यहाँ पर होती है क्या पेरेंट्स की मीटिंग? आते हैं माता पिता आते हैं, क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं कि उनको लगता है कि स्कूल में हम ऐसे ही इसलिए भेज रहे हैं कि हमें उनको संभालना नहीं है, घर में बहुत परेशान करते हैं, चलो जाओ। इस तरह से स्थिति नहीं होती है ना। तो कुछ सपने लेकर जो है आपके माता पिता आपको यहाँ पर भेज रहे हैं, तो ये पहले अपने मन में रखना है और ये जब हमेशा ही याद रहेगा तो जीवन के लिए बहुत सारी बातें आपके लिए सरल हो जाए। अब मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ। कॉलेज के बच्चे बहुत बड़े होते हैं, जैसे आपको डांट कर चुप किया जा सकता है, बताया जा सकता है, कुछ सजा दी जा सकती है, वैसे उन बच्चों को नहीं दे सकते हैं। वो इतने बड़े होते हैं कि हमें भी कहीं कहीं उनकी हाइट इतनी ज्यादा होती है कि ऐसे देखना पड़ता है उनको। तो उनके लिए कहीं हमें अलग साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना कि उनकी मानसिकता क्या है, ये देखना होता है। स्कूल का जीवन बहुत अलग होता है, महाविद्यालय का जीवन बिल्कुल अलग होता है, और जब आप नौकरी करना शुरू करेंगे उस समय का जीवन बिल्कुल अलग होगा। और उस समय आपको याद आएगा कि जो स्कूल में हमने पढ़ा था या स्कूल में जो कुछ हम जीवन जी रहे थे वो कितना सुखदायी था, कि सभी लोग हमारे लिए मौजूद थे, कि हमारे अध्यापक, हमारे घर के सारे सदस्य। और नौकरी करते समय जो है हर संघर्ष, हर लड़ाई आपको अपनी झेलनी पड़ेगी। उसके लिए तैयार होना भी अपनी शिक्षा का उद्देश्य होता है। आप प्रेमचंद की कहानियां पढ़ते हैं, कहीं पाठ्यक्रम में है या हिंदी में, मराठी में किसी लेखक की कहानियां पढ़ी है। साहित्य का क्यों रखा जाता है पाठ्यक्रम में? सिर्फ मनोरंजन होता है उससे कि कोई कहानी पढ़ी, कविता पढ़ी और बिल्कुल छोड़ दिया। तो साहित्य जीवन की शिक्षा देता है। कोई कहानी पढ़ने के बाद, कोई कविता पढ़ने के बाद हमारे मन में प्रश्न उभरते हैं। कोई कहानी पढ़ते समय अचानक हंसी आ जाती है। कोई कहानी पढ़ते समय गुस्सा भी आ जाता है। ये आपके मन में जब भावनाएं निर्माण होती है, उसका मतलब क्या है कि आप उस कहानी में पूरी तरह से पढ़ते हुए डूब गए हैं। फिल्म देखने के लिए जाते हैं आप? यहाँ पर है कोई फिल्म थिएटर? पाठ्यक्रम की बात पूछी तो आवाज नहीं है, लेकिन फिल्म के लिए बहुत आवाज जोर से आती है। फिल्म देखते समय तो सुनो बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
जब आप फिल्म देखते हैं और फिल्म देखते समय ये लगता है कि अगर विलन को हीरो मार रहा है तो इतनी खुशी होती है और इतने डूबे होते हैं फिल्म में कि और मारो ये अपने आप से निकल आता है ना। तो उस समय कैसे सोचते हैं आप कि पैसा वसूल होना चाहिए किसी फिल्म से, वैसे ही अपनी शिक्षा से पैसा वसूल होना चाहिए। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसका कुछ अच्छा परिणाम आपको मिलना चाहिए। आपके माता पिता जब एडमिशन लेते हैं, आपको स्कूल में दाखिल कराते हैं, उस समय कुछ फीस भरते हैं, कहीं से उन्होंने जमा करके रखी हुई और मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी पास ही नहीं होगा तो कैसे लगता होगा माता पिता को कि इतने साल भर मैंने जो कमाई की और इसने पूरी तरह से गंवा। तो हम छोटी छोटी वस्तुओं से भी कैसे अपेक्षा रखते हैं अपने जीवन से, वैसे ही अपने शिक्षा से भी हमें कुछ अपेक्षाएं होनी चाहिए। जो कुछ पाठ्यक्रम है वो किस लिए रखा गया है, उसके उद्देश्यों को समझना चाहिए और ये आपके लिए है कि पूरी व्यवस्था को देखो। अब महाराष्ट्र में कितने स्कूल कॉलेजेस हैं, 10वीं की कक्षा सिर्फ आप पास नहीं होंगे, लाखों विद्यार्थी पास होंगे या ग्रेजुएशन पास होने वाले विद्यार्थी जो होंगे लाखों की संख्या में होंगे, लेकिन लाखों की संख्या में नौकरियां उपलब्ध है क्या? तो नौकरी भविष्य में किसको मिलने वाली है? जो समझदार है, जो अपने कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से जानता है और जो केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं रखता है बल्कि उसके अलावा भी दुनिया का भी ज्ञान रख रहा है, अपने आप को अपडेट रख रहा है, उस इंसान को चुना जा सकता है। तो आने वाली पीढ़ियों के सामने सबसे बड़ा संकट जो है नौकरी मिलने का है। इसलिए मेरी जैसी पीढ़ी, इंग्लिश सर जैसी पीढ़ी कि जिनके सामने नौकरियां उपलब्ध रही और मिली भी, लेकिन अब जो है वैसी स्थिति नहीं रही। इसलिए खुद को तैयार करो, बहुत मेहनत करो। यहाँ पर जो इतने सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, महादेवी वर्मा है, केदारनाथ सिंह है, कि ऐसे ही जो है लेखक, कवि, साहित्यकार, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बनते। मेरी ओर से आप सबको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं कि बहुत अच्छी पढ़ाई करें, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें और स्वयं से शुरुआत करके समाज के लिए एक आदर्श इंसान बने और हमेशा ही लोग आपको बहुत अच्छी दृष्टि से देखें, सम्मान से देखें। उस सम्मान के लिए स्वयं अपने आप को लायक। धन्यवाद।